तभी मैं पढ़ा पाऊंगा कि 1857 का रिवोल्ट और फिर जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो ब्रिटिश पीरियड के समय, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, इसमें केवल याद रखना है। जिसमें समझाना है, आप परेशान ना होना, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है? तो आप अपने हाथों को आराम रखिए और अपने नोटबुक लेकर रखिए, ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊं वो आप नोट करते चलो। जब पीडीएफ मिले तो कम से कम समझने का मौका मिले, है ना? सबसे पहले 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं। कई सारे इतिहासकार इसे अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन हम लोग इसे अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। क्यों मानते हैं और क्यों नहीं मानते हैं, उन दोनों की चर्चा करेंगे आगे, परेशान ना होना। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अ स्टेपिंग स्टोन एंड इज रिगार्डेड एज द प्राइमरी आउटब्रेस्ट ऑफ कहता है कि जो रिवोल्ट था ये क्यों हुआ भाई? सीधा सा मतलब समझो कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और यहां से अंग्रेज भारतीयों पर या भारतीयों को अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। मतलब सोचो कि हम भारतीयों के मन में लगभग 100 साल का दर्द कहीं या गुस्सा था, क्योंकि 1757 से प्लासी के युद्ध के बाद पूरे बंगाल पर कब्जा, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद पूरे बंगाल, बिहार, लगभग यूपी पर कब्जा। इसीलिए 1857 में हमें मौका मिला और बिल्कुल जो हमारा अंदर का गुस्सा था, ज्वालामुखी था, वो बिल्कुल फूट पड़ा 1857 में। जैसा कि मैंने क्या कहा, कई विद्रोह हुए, प्लासी और बक्सर की लड़ाई, जिन्हें इस युद्ध को एक ऐतिहासिक और निर्णायक लड़ाई के रूप में माना जाता है। तो विद्रोह की उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों ऐसा हुआ? आपको पता होगा कि विद्रोह सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था बच्चे। मंगल पांडे ने किया था। बाद में ये विद्रोह किसान शामिल हो गए, कारीगर शामिल हो गए, लेकिन जो शामिल नहीं हुआ वो था एडुकेटेड क्लास। शिक्षित वर्ग शामिल नहीं था इसमें। क्यों शामिल नहीं था शिक्षित वर्ग? क्योंकि ये नौकरी करते थे अंग्रेजों के अंदर, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, पहला। दूसरा, साउथ इंडिया भी पार्टिसिपेट नहीं किया, दक्षिण भारत भी शामिल नहीं हुआ। उनका मानना था कि ये युद्ध नॉर्थ इंडियन की है, उत्तर भारत को है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे पढ़ना नहीं है। तो ये युद्ध पूरे देश में फैला, साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। सैनिकों ने ईस्ट इंडिया के लिए काम किया था और दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया था। ठीक है? ईस्ट इंडिया के लिए काम किया और दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी जाने जा रही है अंग्रेजों के लिए ही, ये बाद में समझ में आया। इस युद्ध में भारत के विभिन्न धर्म के लोग एक साथ आए और उस विद्रोह के कारण एकजुट हुए। कैसे, क्यों ऐसा हुआ? तो तत्कालिक कारण में हम देखेंगे कि जो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी यूज हुई थी, जिसमें से हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो गए थे। विद्रोह की प्रकृति क्या थी, कौन पार्टिसिपेट किया? तो जैसा कि मैंने कहा, 1857 का रिवोल्ट सिपाही विद्रोह के रूप में तो हुआ, लेकिन अंततः जनता की भागीदारी कर ली, यानी पब्लिक ने, भारतीय जनता ने यहां अपना योगदान देना शुरू कर दिया, भाग लेना शुरू कर दिया। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध या पहला संग्राम कहा है। पहला संग्राम। अच्छा, इमोजी बना रहे हो, वाकई में दिक्कत है या जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? तो क्यों बना रहे हो इमोजी, जरा बता दो। भाई, पैसा देके आते हो पढ़ने के लिए, क्यों परेशान हो और क्यों परेशान करते हो क्लास को, सो बता दो।
और अगर ज्यादा पैसा है भाई तो मंदिर को दे दो, मस्जिद को दे दो, दान दे दो, या उनको दे दो जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उनका भला हो जाएगा। तो कई इतिहासकार ने क्या क्या कहा, ये स्टेटमेंट याद रखना। वीडी सावरकर ने कहा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, पहला संग्राम। डॉक्टर एस एन सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, जो सरकारी इतिहासकार थे, इसे धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू करने के रूप में वर्णित किया, लेकिन माई इन्होंने माना कि यह स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में समाप्त हुआ। डॉक्टर आसिम मजूमदार कहते हैं ना ना, ना तो ये पहला राष्ट्रीय है और ना ये स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, सब अपने अपने कारणों के लिए लड़े। और कुछ ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि भाई सिर्फ यह एक किसान सिपाही विद्रोह था, किसान सिपाही विद्रोह था। अब आते हैं काउजेज में कि विद्रोह का कारण क्यों हुआ। जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेजों द्वारा शोषण। कैसे? जमीन का लगातार दोहन। जमीन पर उन्होंने क्या किया, लगातार ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए, ऐसे ऐसे कर इन्होंने लगाए कि बिल्कुल भारतीय परेशान हो गए। कई बार जबरदस्ती भी किया गया, कई बार जबरदस्ती भी किया गया, भाई टैक्स देना है तो देना है। लोगों को में इस बात को लेकर भी भारी असंतोष था, क्योंकि उन्हें अपने विश्वास और धार्मिक भावनाओं को खोने का खतरा महसूस हो रहा था। कैसे? 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ भारत में, और आने के बाद ये अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। और इन्होंने कह दिया कि जो गोद प्रथा है, जो डॉक्टर ऑफ लैफ्ट लाया था डलहौजी, अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं तो वो प्रथा पर लागू नहीं होगी। मतलब सीधा सीधा क्या था, धर्म को बढ़ावा देना। 1813 के चार्टर एक्ट से अब ईसाई मिशनरी भारत में जमीन खरीद सकता था। और जमीन क्यों खरीदेगा? क्योंकि वहां पर स्कूल कॉलेज बनेगा और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो ये लोगों को में खटकने लगा कि भाई जो हमारी धार्मिक भावना है, जो हमारा धर्म है, वो नष्ट होगा। जो जनता के बीच एक सहानुभूति राग का निर्माण किया, और सामूहिक रूप से वे असंतोष ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो गए। फिर मैंने इकोनॉमिक कॉजेज में देखें तो कई सारे कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, कंटेम्पररी कॉजेज। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेज में कि अत्यधिक अलोकप्रिय राजस्व निपटान, यानी इतने ये रेवेन्यू लेने के चक्कर में थे, टैक्स इंपोज कर दिए थे भारतीयों पर, कि भारी कराधान के कारण किसान साहूकारों से ऋण लेकर टैक्स चुकाते थे। ये स्थिति थी, मतलब बेचारा किसान दोनों तरफ से पिसता था। ब्रिटिश नीति ने भारतीय हस्तशिल्पों को हतोत्साहित किया। मतलब क्या है कि यहां से ये कच्चे माल, रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंग्लैंड, और वहां से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तैयार करके लाते थे, और भारतीयों वस्तुओं पर वो टैरिफ इंपोज कर देते थे कि आप बेचोगे तो आपको टैरिफ लगेगा, जिससे उनका सामान महंगा हो जाता था और इनका सामान सस्ता हो जाता था, जिससे जनता ये सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाती थी, जिससे भारतीय हस्तशिल्प बिल्कुल हतोत्साहित हो गया। इसके साथ ही साथ इन्होंने आधुनिक उद्योगों के विकास पर भी जोर नहीं दिया। अंग्रेजों ने अत्यधिक हस्तक्षेप किए, जिससे आपने पढ़ा होगा जब हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो जमींदार से भी जमीन छीन ली गई थी, जिससे जमींदारों के लिए स्थिति का नुकसान हुआ और जमींदार भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। राजनीतिक कारण, सहायक गठबंधन, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली लाता है, पहला राज्य हैदराबाद है, इसने स्वीकार किया था। तो सहायक संधि के तहत क्या था कि सहायक संधि लाने के बाद आपको अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी होगी, जिसका खर्च राजा देता था, और ये अंग्रेजी सेना धीरे धीरे राजा के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने लगे, जिससे जो देसी राजा है उसको नुकसान हुआ। डॉक्टर ऑफ लैप्स हड़प नीति से डलहौजी ने कई राज्यों को हड़पा, कई राज्यों को हड़पा। पहला राज्य सतारा। फिर धार्मिक विकलांग अधिनियम 1856, धर्म में परिवर्तन, बच्चे को संपत्ति विरासत में नहीं मिलेगा।
यानी क्या कहा कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं और धर्म परिवर्तन करने के बाद जो बच्चा होगा वो संपत्ति का अधिकार खो देगा। ऐसा भी क्या, अभी ऐसा है क्या भाई हम कोई भी धर्म स्वीकार कर लें? अभी हम कोई भी धर्म स्वीकार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय कह दिया गया कि धर्म में परिवर्तन बच्चे को संपत्ति विरासत में नहीं मिलेगा। धर्म में परिवर्तन बच्चे मतलब क्या हो गया बच्चे कि जैसे मैं मुस्लिम हूं और मुझे कोई बच्चा नहीं है, मैंने हिंदू बच्चे को गोद लिया, मैं हिंदू राजा हूं, मैंने मुस्लिम बच्चे को गोद लिया, तो इस बच्चे को विरासत में कोई संपत्ति नहीं मिलेगा, बच्चा केवल आएगा रहेगा बस। ये भी नुकसान हुआ। प्रशासनिक कारण में क्या है कि कंपनी के प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला है, विशेष रूप से निचले स्तर पर छोटे अधिकारी ये क्या करते थे कि कंपनी के व्यापार के अलावा अपना निजी व्यापार भी करते थे। इस निजी व्यापार से कंपनी को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, भारतीय व्यापारियों को जबरदस्त नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी चीज कि भारत के विकास पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। सामाजिक धार्मिक कारण में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का रवैया, मतलब गोरे और जो काला का भेद था, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, जो मैंने कहा कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना, ये तो भारतीयों के लिए सही था ना, अच्छा था ना। बट जो परंपरावादी हैं, ट्रेडिशनल थे, उन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आया। उनको लगा कि सती प्रथा हटने से, विधवा पुनर्विवाह होने से हमारा जो समाज है वो बिल्कुल बदल जाएगा, धीरे धीरे ये हमारे धर्म पर आघात करेगा। इसलिए जो परंपरावादी थे, ट्रेडिशनल थे, वे भी मौका की तलाश में थे, जो मिला नहीं। यहां पर महिलाओं की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, मस्जिद और मंदिर की भूमि पर कर लगाने के लिए, यानी अब इन्होंने क्या किया कि मॉस्क और टेंपल दोनों की जमीन पर, भूमि पर टैक्स इंपोज कर दिया, टैक्स लगा दिया। जबकि अभी भी आप देखोगे भारत में धार्मिक कर नहीं है, रिलीजन टैक्स नहीं है। तत्कालिक कारण ये इंपॉर्टेंट है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये क्या है भाई कि अब ये जरूरी कर दिया कि आपको समुद्र के पार युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। उस समय क्या था कि हम भारतीय समुद्र को पार करना पाप मानते थे, हिंदू धर्म है ना। तो जब ये कर दिया भैया अब आपको युद्ध के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा, तो अब तो पक्का विश्वास हो गया कि हमारा धर्म को ये बिल्कुल खत्म करने पर तुल गया है। इसके अलावा कि अगर आप अंग्रेज अधिकारी और आप हिंदू हैं या भारतीय कर लें अधिकारी हैं, तो इनकी प्रमोशन जल्दी, आपका कोई प्रमोशन नहीं। एक तय कर दिया गया कि इस पोस्ट के आगे भारतीय आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे भारतीयों में हीन भावनाएं जन्म लेने लगी कि यार मैं भी वो काम करता हूं, अंग्रेज भी वो काम करते हैं, वो प्रमोशन ले जाते हैं, मुझे कुछ नहीं होता है। इसके अलावा एनफील्ड राइफल, ये इंपॉर्टेंट है, में कारतूस गोमांस और सुअर की चर्बी से बना था, जिसे लगाने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। इसलिए हिंदू मुस्लिम एक हो गए। तो एनफील्ड राइफल्स के पहले कौन सा राइफल चलता था? उसका नाम था ब्राउन बेस। गेहूं के आटे में हड्डी की धूल मिलाने की खबर भी उड़ी है, जो विद्रोह का कारण बना। इसके अलावा बच्चे कई सारे समकालीन घटनाएं इस युद्ध पर प्रभाव डाली। पहला अफगान युद्ध, पंजाब का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, संथाल विद्रोह, ये सब से अंग्रेज भी परेशान, अंग्रेज भी कमजोर होने लगे थे, ध्यान भटक गया था। और अंग्रेज कमजोर हो या ना हो, हम परेशान हो गए थे। इसीलिए सारे युद्ध में लड़ने वाले सैनिक एक जगह जमा होने लगा था 1857 के रिवोल्ट। तो विद्रोह के महत्वपूर्ण तथ्य की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे था, उन्होंने ही विद्रोह की शुरुआत की थी। बदले में 8 अप्रैल
1931 को, सॉरी 1857 को फांसी पे लटका दिया। 1931 इसलिए याद आ गया कि 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी आजाद पार्क में, इसलिए मुझे 1931 याद आ गया, माफी चाहेंगे, है ना। तो 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई बैरकपुर छावनी में, ताकि लोगों के पास एक मैसेज जाए और हमारा विद्रोह कोई ना कर सके। ठीक है भाई। 19वीं बरहमपुर नेटिव इन्फेंट्री ने फरवरी 1857 में नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल्ड का उपयोग करने से इनकार कर दिया। 34वीं मूल निवासी इन्फेंट्री के युवा सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने यूनिट के सार्जेंट मेजर पर गोलीबारी कर दी, हटाओ नहीं चलाएंगे। और 7वीं अवध रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। तो जब फांसी हुआ, बाद में मेरठ में 20वीं एनआई, सेकेंड 20 एनआई, एनआई मतलब होता है पैदल सेना, पैदल टुकड़ी, ठीक है, पैदल सेना, और दूसरी एनआई ने भी मेरठ में उसका यूज करने से मना कर दिया। बदले में 10 मई को इन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने कैद साथियों को रिहा किया, अधिकारियों को मार डाला और अगले दिन सूर्यास्त के बाद दिल्ली चले गए। इसीलिए दिल्ली महान विद्रोह का केंद्र माना जाता है। उम्मीद करेंगे चीजें समझ में आ रही होगी। तो सर विद्रोह का नेता कौन था? दिल्ली में प्रतीकात्मक रूप से मुगल सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया गया। सेनापति कौन थे? जनरल बख्त खान। सेनापति जरूर याद रखना, जनरल बख्त खान। कानपुर में नाना साहब, वास्तविक नाम धोंधू पंत था इनका। इनके सेनापति तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या मतलब से अजमुल्ला खान के अधीन। बट जो सर ह्यूज व्हीलर था, कमांडिंग ऑफिसर था, आत्मसमर्पण करा यहां, और नाना साहब ने खुद को पेशवा और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ अवध पर शासन किया, अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। ठीक है भाई। ब्रिटिश निवासी हेनरी लॉरेंस मारा गया लखनऊ में। शेष यूरोपियों को सर कॉलिन कैंपबेल और नए कमांडर इन चीफ द्वारा खाली करा दिया गया ताकि और कोई ना मरे। बरेली में मौलवी अहमद बरेली और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बिहार में खान बहादुर, सॉरी बरेली में खान बहादुर, बच्चे माफी चाहेंगे, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने अपने अपने स्थानों पर नेतृत्व किया। फिर से समझना, बरेली में खान बहादुर, बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने अपने अपने स्थानों पर विद्रोह किया। विद्रोह की सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट नेता रानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह कर दी। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को सिंहासन पर उत्तराधिकारी होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। फिर देख लो, बरेली में खान बहादुर, बिहार जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। तो विद्रोह का दमन किसने किया? दमन मतलब कंट्रोल, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को अपने शासन के लिए गंभीर खतरा माना और विद्रोह को दूर करने के लिए अपने नीतियों में काफी बदलाव किया और वे सफल भी होते चले गए। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेता कौन थे? जॉन निकोलसन। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। यह विद्रोह 1 साल से अधिक समय तक चलता है बच्चे, और 8 जुलाई 1858 को मेरठ में फैलने के 14 महीने बाद अंत में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई थी, जब यह वायसराय बनकर आए। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया, बर्मा, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा शाही राजकुमारों को गोली मार दी गई। शाही राजकुमारों ने इनके पुत्र को। दिल्ली के पतन के साथ साथ एक एक करके सभी स्थानीय विद्रोह को दबा दिया गया। सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ को फिर से हासिल कर लिया। बनारस में कर्नल नील द्वारा एक विद्रोह को निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया। बिल्कुल
तो सर विद्रोह क्यों असफल हो गया बच्चे? इसलिए क्योंकि बहादुर साहब बूढ़े और कमजोर हो गए थे। 80 साल का था ये। अब सोचो 80 साल का है, ये तो घर में बैठ के लीड करेगा ना, बाहर तो लड़ेगा नहीं। विद्रोह का नेतृत्व करने में असमर्थ थे। ये सीमित क्षेत्र में फैला, जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिण भारत में ज्यादा फैला ही नहीं, अधिकांश इससे कमोबेश प्रभावित रहे हैं। कई बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों का समर्थन किया, जैसे सिंधिया फॉर एग्जाम्पल। आधुनिक शिक्षित भारतीय विद्रोह को पीछे की ओर से देखते थे, मतलब जो पढ़े लिखे थे उन्होंने साथ दिया ही नहीं दिया। और भारतीय सैनिक बच्चे, क्योंकि हथियार थे, बिल्कुल अपडेट नहीं थे। विद्रोह को बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व या समन्वय के खराब रूप से संगठित किया गया था। मतलब कोई सेनापति है ही नहीं, खुद सोचो ना, सब सैनिक हैं। इसीलिए विद्रोह बिल्कुल टूट गया। ब्रिटो विद्रोह में ब्रिटिश शासन के स्पष्ट समझ का अभाव था, खराब तरीके से तैयार किया गया था। और विद्रोह की यादों ने भारतीय विषयों के साथ साथ दोनों ब्रिटिशों की चेतना में गहरी छाप छोड़ी है। मतलब क्या है कि अब अंग्रेज भी समझ गए मुझे भारतीयों से दूर रहना है। दूर मतलब उन्हें ज्यादा वैल्यू देना नहीं है, ज्यादा ऊंचे पोस्ट पे ले जाना नहीं है। सिंबल रखा गया था कमल और चपाती। कमल और चपाती ये क्या था कि जब हम आपस में मिलेंगे तो कमल और चपाती कहेंगे। चपाती मतलब रोटी, समझ जाएंगे कि विद्रोह के समर्थक हैं। अब जरा फिर कमेंट्स ले लें, कोई दिक्कत समझने में? बता मुझे। तो प्रॉब्लम, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। तो देखो मुद्दे वाली चीज पढ़ो, जो इससे सवाल आता है। जो सवाल नहीं पूछता है खुद से क्वेश्चन मत अराइज करिए। खुद से क्वेश्चन अराइज करेंगे प्रॉब्लम होगा आपको। मंगल पांडे ने दो इंग्लिश मैन को मारा था, उसका नाम था, एक मिनट में बता देना बच्चे, दिमाग में निकल रहा है। ठीक है, बता देना। और कोई दिक्कत, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब देखिए कांग्रेस से शुरुआत करें। तो कांग्रेस की कहानी आपको समझ, विरोध के समय लॉर्ड कौन था मतलब? अरे भैया कैनिंग, कैनिंग था ना, वही तो कह रहे हैं, गवर्नर जनरल लिख तो दिया। ठीक है, अब देखो कांग्रेस की कहानी शुरू करें। क्या है कांग्रेस की? कमेंट मत करना, बस समझना। कांग्रेस की स्थापना चैट ऑफ कर देते हैं। अंग्रेजों ने क्यों की थी? अंग्रेजों ने इसलिए की कि जब 1857 जैसा कोई रिवोल्ट होगा तो जो पढ़े लिखे हमारे समर्थन है में खड़े हैं, विद्रोह को कंट्रोल करेंगे, विद्रोह को होने ही नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेस की नींव रखी गई। कांग्रेस मतलब होता है समूह। तो 1885 में थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन के भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों द्वारा की गई थी, जिसमें ए ओ ह्यूम शामिल थे। ए ओ ह्यूम शामिल थे। पहली बैठक पुणे में होना था, लेकिन प्लेग के प्रकोप के कारण इसे बंबई ट्रांसफर कर दिया गया। और बंबई में जब बैठक हुआ तो वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन है। कौन है? लॉर्ड डफरिन है। तो हमेशा ईयरली बैठक होती थी बच्चे, दिसंबर के। तो पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और ये को फाउंडर हैं, सह संस्थापक भी हैं, याद रखना। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो अभी रेलवे वाले एग्जाम में धूम मचाया हुआ है, लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सेकेंड सेशन 1886। परेशान करके रख दिया ये बार बार।
रुक जाओ बच्चे एक मिनट। कोड लूज पड़ गया ये। तो 1886 कलकत्ता अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहले पारसी अध्यक्ष हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, जिन्होंने नेशनल इनकम के बारे में पहली बार बताया, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया, धन का निष्कासन दिया, और एक पुस्तक लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखना। तीसरा अधिवेशन 87 में, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, कहां पे? मद्रास में 87 में। चौथा अधिवेशन 88 में, इलाहाबाद, जॉर्ज यूल इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो अंग्रेज हैं। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज मेहता। क्या इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया था। तो भारत की पहली ग्रेजुएट महिला कादम्बनी गांगुली। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी, सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंस क्या बच्चे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया, इसे आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ से हमें सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, रखना। 1901 कलकत्ता अधिवेशन, दिनसा एडुलजी वाचा, इंपॉर्टेंट, गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं, अध्यक्ष नहीं, पार्टिसिपेट। तो समझना सवाल जब पूछेगा। 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है। 1907 सूरत, रास बिहारी घोष। इंपॉर्टेंट क्या है कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल में। इंपॉर्टेंट। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष बिशन नारायण धर। इंपॉर्टेंस क्या है? जनगणमन पहली बार गाया गया था, आर एन टैगोर ने लिखा इसे, और एकमात्र व्यक्ति आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो तीन देश के एंथम की बात करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है। 1916 इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। और क्या हुआ बच्चे यहां कि कांग्रेस का विलय हो गया, गरम दल नरम दल के मिले, और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ, गांधी जी ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच दोस्ताना संबंध 1916 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। 1917 क्या इंपॉर्टेंट है? तो इन्हीं बेसिस अध्यक्ष बनती है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कैसी महिला? पहली महिला, फर्स्ट इंडियन फीमेल। जबकि इन्हीं बेसिस क्या है, वो फीमेल है लेकिन भारतीय नहीं। तो याद रखना कि अगर भारतीय पूछेगा तब सरोजिनी नायडू, और अगर केवल फीमेल पूछेगा तो इन्हीं बेसिस 1917 कलकत्ता, और ये कानपुर। ठीक है, आगे देखेंगे। 1924 बेलगाम, अध्यक्ष महात्मा गांधी, कहां? कर्नाटक में। एकमात्र बार अध्यक्ष बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया बच्चे, 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष। इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी।
जो बाद में भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है यूपी की। और उनकी बेटी पद्मजा नायडू सबसे ज्यादा दिनों तक राज्यपाल बनने वाली वेस्ट बंगाल की, 12 साल तक। 1929, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर रावी नदी के किनारे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। क्या इंपॉर्टेंट है कि पहली बार हमने पूर्ण स्वराज की मांग की और घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और पहली बार झंडा फहराया गया 1929 को। ठीक है। 1931 जो कराची में हुआ था, सरदार पटेल अध्यक्षता करते हैं, जहां हमने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी। 1938 भी इंपॉर्टेंट, जो फैजपुर में होता है महाराष्ट्र में, पहली बार गांव में हुआ था फैजपुर में, अध्यक्षता कौन? जेल नेहरू। हाँ, 1938 हरिपुरा गुजरात, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। ये तो ठीक है, लेकिन 1939 में गड़बड़ हो जाता है। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस के ऑपोजिशन में गांधी जी के कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया खड़े होते हैं। पटाभी सीतारामैया जो चुनाव हार जाते हैं, तो गांधी जी कहते हैं ये सीतारामैया की नहीं, मेरी पर्सनल हार है। अंततः सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद यहां पर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। याद रहेगा। 1940 देख लो, रामगढ़ में होता है, मौलाना आजाद। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे लंबे समय तक, सबसे ज्यादा दिनों तक अध्यक्ष बनने वाले मौलाना आजाद थे, याद रखना। 1946 से 46 और 46 में जाके मेरठ में जेबी कृपलानी बनते हैं, और 47 में होता नहीं चुनाव, तो यही अध्यक्ष बन जाते हैं। कोई दिक्कत तो बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, समझ में आया। उन्नीस सौ एक में क्या था कि गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, 6 महीने के लिए आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, और वो ऐसे ही कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई समस्या है तो बताइए। हाँ देखो, प्रतीक बता दिया। थैंक यू प्रतीक। भाई मैं ढूंढ रहा हूँ ये कौन है, कौन है। हाँ, सूजन और बाघ दो अधिकारी थे। थैंक यू प्रतीक, लव यू। मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप कर गया था, वही सोच रहा हूँ कि क्या था क्या था क्या था। सूजन और बाघ, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा देर मैं पॉज लिया कि देखिए रिकॉल कर ले दिमाग। एक्चुअली क्या है ना कि सुबह से क्लास होने के बाद थोड़ा सा हैंग ओवर हो जाता है हमारा भी, मानते हैं, लेकिन आज क्योंकि अब सोचो, प्रतिम इसलिए कहते हैं बेटा कि आप रफ करने के लिए। देखो एक्चुअली क्या है ना कि जब लिखते समय हमें भी याद नहीं रहता मैं क्या बोलता हूँ क्या लिखता हूँ, क्योंकि अब अगर मैं हैंडराइटिंग में बहुत ध्यान दूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा फ्लो पे। उसके लिए माफी चाहेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी। इसलिए कहते हैं जब मैं पढ़ाऊं तब कोशिश करना उसे अपने शब्दों में लिखने को, तब थोड़ा सा समझ पाओगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने हैंडराइटिंग और अच्छे से लिखने का, ठीक है। ठीक ना। चलो, अब देखते हैं एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, कि ब्रिटिश काल में के दौरान कौन कौन सी शिक्षा में सुधार हुआ है। कई अधिकारी नहीं थे बच्चे, वो तो ओहो कैसी बातें करती हो, वो बैरकपुर छावनी में थे, वही तो गोली मारेगा। आ जाओ आगे देखें। ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा और कंपनी के शासन में व्यक्तिगत प्रयास हुआ है। इंडिविजुअल कंपनी के शासन में लोग व्यक्तिगत प्रयास भी किए हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। शुरुआत होता है कलकत्ता मदरसा की। भाई जिनको जाना है तो यू कैन गो, आप जा सकते हो। जब तक इसे खत्म नहीं करूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं, बाकी बात आप जो कह दो। भाई इतने उबने लगे हो कि सर अब कल कराओ परसों कराओ,
भाई मैं 9 घंटे पढ़ाता हूं, मैं नहीं उगता हूं, आप 4 घंटे पढ़ते हो, आप बिल्कुल ऐसे करते हो, भाई सिलेक्शन लोगे कैसे? बच्चा, ये एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, ये 11th 12th ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है। यहाँ 12 घंटे पढ़ने वाले भी कम हो जाते हैं, भाई 12 घंटे में भी सिलेबस पूरा ना होता है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानूनों और रीति रिवाजों का अध्ययन करने के लिए की थी। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहली बार एजुकेशन सिस्टम में ध्यान दिया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। जोनाथन डंकन, कई बार पूछा गया, देखते होंगे अगर प्रीवियस से लगाते होंगे तो। 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। और कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए वेल्स विलियम द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। भाई कहां पढ़ लियो 1782, बता दो जरा मुझे। हम्म, बताओ बच्चे, उसे काट दो बिल्कुल। लूसेंट पढ़ रहे हो ना अंकित? बहुत बहुत एरर मिलेगा उसमें, है ना? चलो आ जाओ आगे। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और 1802 में से बंद कर दिया गया। सबसे पहले था इंपॉर्टेंट, बुक खराब नहीं बच्चे, हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो हम अपडेट करा दे रहे हैं ना आपको। भारत में शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए कंपनी द्वारा 1 लाख रुपए खर्च किए जाने थे। आज का सवाल है, 9 बजे अगर मेरी क्लास की होंगे आपने वाईफाई स्टडी पे, तो ये सवाल था आज कि पहली बार शिक्षा पर खर्च सरकार ने किस चार्टर एक्ट के तहत किया था? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। लॉर्ड मैकाले का 1835 का मिनट, तो लॉर्ड मैकाले ने पहली बार अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में चुना और सरकार ने पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को पढ़ाने के लिए सीमित संसाधनों को खर्च करने का फैसला किया। ठीक है, तो लॉर्ड, सबसे पहले अगर बात करें अंग्रेजी शिक्षा को भाषा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। उन्होंने सामूहिक शिक्षा के बजाय डाउनवर्ड निस्पंदन सिद्धांत को अपनाया। मतलब क्या है कि कुछ उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों को पढ़ाने से दुभाषियों का उत्पादन होगा। मतलब क्या है दुभाषी? मतलब दो भाषा, इंग्लिश भी, अंग्रेजी भी और लोकल लैंग्वेज, जो जनता तक पहुंचेगा। लेकिन यह सिद्धांत अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह विफल रहा, बुरी तरह असफल रहा। हो सकता है सवाल यह आए कि भाई डाउनवर्ड निस्पंदन सिद्धांत इंस्टेड ऑफ मास एजुकेशन किसने लाया था? तो क्या कहोगे? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। वुड्स डिस्पैच, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसे। इसने डाउनवर्ड निस्पंदन सिद्धांत को खारिज कर दिया और बोला भैया स्कूल स्तर पर उच्च अध्ययन में भाषा के लिए अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो अगर जब सवाल आएगा कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वुड्स डिस्पैच 1854 में। फिर इन्होंने सेकुलर एजुकेशन की शुरुआत की। फिर उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को प्रोत्साहित किया। सेकुलर एजुकेशन मतलब क्या हो गया? किसी भी धर्म की नहीं, बिल्कुल सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव, जैसे भारत में भी क्या है, भारत सेकुलर कंट्री है। 82-83, इसका उद्देश्य क्या था कि जो उर्स डिस्पैच है उसका आकलन करना कि उर्स डिस्पैच भारत में कहां तक सफल रहा या असफल रहा। सीक्वेंस जरूर याद रखना कि पहले उर्स डिस्पैच, फिर हंटर शिक्षा आयोग, उर्स डिस्पैच के पहले मैकाले, ये बिल्कुल सीक्वेंस जरूर याद रखना। तो देखो हंटर कमेटी और हंटर कमीशन में अध्ययन। हंटर कमीशन, तो कमेटी की, हंटर कमेटी जांच करती। कमेटी कब बनाते हैं? कमेटी कमेटी तब बनाई जाती है जब किसी की जांच की जाती है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हंटर कमेटी, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी हमेशा याद रखना किसी की जांच के लिए, और कमीशन रिपोर्ट सौंपता है अपना।
इसने शिक्षा को बेहतर बनाने में राज्य की भूमिका पर जोर दिया। स्थानीय निकायों पर नियंत्रण हस्तांतरण के लिए वकालत की, जो सरकार का कंट्रोल है उसे हटा दिया जाए। रेले आयोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बनाया गया था? उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा मतलब बच्चे विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए। कब? 1902 में। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। रेले कमीशन जब सिफारिश दिया तो उस सिफारिश के आधार पर भारत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया, जिससे विश्वविद्यालयों पर अधिक नियंत्रण किया जा सके। साथ ही साथ अब यूनिवर्सिटी में किस पर जोर दें? रिसर्च पर और पढ़ाई पर, शोध पर और अध्ययन पर। और कहा गया कि जो फेलोज यानी जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनकी संख्या कम की गई। निजी कॉलेज संबद्धता के लिए नियम सख्त किए गए, यानी जो प्राइवेट कॉलेज एप्लीकेशन मिलेगा अब नियम टाइट होंगे। प्राइवेट कॉलेज ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कई सारे टेस्ट में पास होने होंगे, लोकेशन को लेके, सैनिटेशन को लेके। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे रेट्रोग्रेड मीजर, प्रतिगामी उपाय कहा है। यह पूछा है कई बार पीसीएस में कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस शिक्षा अधिनियम को रेट्रोग्रेड मीजर, प्रतिगामी उपाय कहा है? तो क्या कहोगे? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। शिक्षा नीति पर सरकार ने प्रस्ताव पास किया 1900, और सरकार ने अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। बोला हम अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और इसने केंद्र पे ही नहीं, प्रांतीय सरकार से भी ऐसा करने का आग्रह किया। यहां तक कि निजी खिलाड़ियों को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना क्यों की गई? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1857 में। क्या प्लान लाया था? 12+3 यानी 12 साल की स्कूली शिक्षा के बाद 3 साल की डिग्री, जो पहले था, इस बार जो नई एजुकेशन पॉलिसी में से हटा दिया गया है। इसके अलावा कहा गया कि सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के लिए अलग से बोर्ड बनाई जाए। सेकेंडरी के लिए और इंटरमीडिएट के लिए अलग से बोर्ड बनाई जाए। इसने महिला शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण, जो आज हम बीएड कहते हैं, पर जोर दिया। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। हाटो कमेटी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया। सवाल ऐसे ही आएंगे कि इनमें से किस कमेटी ने प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया, उच्च शिक्षा पर जोर दिया? कई स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई। ठीक है। बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना, शिक्षा को जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया। और क्या कहा गया कि भाई लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, यानी हम एक्टिविटी के जरिए लोगों को सिखाएं, चाहे वो क्यों ना वो फिजिकल वर्क के जरिए हो, नाटक के जरिए हो। और शिक्षा में दृष्टिकोण में क्या धर्मनिरपेक्ष हो, ऐसा ना कि मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिज्म करें वहां। 8वीं के बाद मातृभाषा और अंग्रेजी के माध्यम से स्कूली शिक्षा के पहले 7 साल। क्या कहा गया कि शिक्षा के पहले 7 साल आप मातृभाषा में सिखाइए और 8वीं के बाद आप अंग्रेजी में सिखाइए। मतलब शिक्षा के पहले 7 साल आप बिल्कुल मातृभाषा में सिखाइए, जो आपकी मातृभाषा है। और जैसा 8th क्लास में जाएंगे, किस पे जोर दिया जाएगा? इंग्लिश पे जोर दिया जाएगा। ठीक है भाई, इंग्लिश पे जोर दिया जाएगा। सार्जेंट योजना। सार्जेंट कौन थे? ब्रिटिश सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे बच्चे, और इन्होंने सुधारों की संख्या की वकालत की और पहली बार कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को इंग्लैंड जैसा बनाया जाए। लेकिन यह हुआ नहीं, ये सरकार की हवाबाजी थी। सरकार की हवाबाजी, बिल्कुल, है ना। तो ये था आपके आज का सेशन। उम्मीद करेंगे चीजें रिवीजन करोगे तभी समझ में आएगा। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर होंगी नहीं। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 नई नई चीजें आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं भाई। हाँ, आज रात 10 बजे क्लास होगी यूट्यूब पे।